हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स पे। तो बाइनरी सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स में क्या होता है यार, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक अर्थ और सन का केस सोचिए आप, ठीक है, और एक आप केस सोचिए अर्थ और मून का, ठीक। तो अर्थ और सन के केस में हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि सन कहाँ पे है, सोलर सिस्टम के सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। और अर्थ और मून में क्या होता है, अभी तक हमने शायद आपको ये भी यही पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ मून क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, राउंड लगा रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में सीन क्या होता है, एक्चुअल में सीन ये होता है कि सन यहां पे है, ठीक है, और जो अर्थ और मून होते हैं ना, जैसे यहां पे अर्थ हो गई, ठीक है, दिस इज अर्थ, और यहां पे मून हो गया, मून छोटा सा होता है, ये मून हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, सन पता है किसको घुमाता है, सन अर्थ को घुमा रहा है, सन मून को भी घुमा रहा है, दोनों उसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे। लेकिन जो अर्थ और मून होते हैं वो एक दूसरे को घुमाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ ऐसा नहीं कि अर्थ बिल्कुल सीधा जा रही है, ऐसे ऐसे अर्थ घूमती हुई जा रही है सन के राउंड। अर्थ और जो मून होते हैं वो एक दूसरे को घुमाते रहते हैं, पता है, ये स्पेस की ग्रेविटी लगती है मून पे अर्थ की ग्रेविटी, और अर्थ पे मून की ग्रेविटी लगेगी। तो एक बार अर्थ यहां होगी, फिर मैंने जो लाइन बना रखी ना, जो मैंने लाइन बना रखी है ऐसे ऑर्बिट की, ये एक्चुअली क्या होता है, जो अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, जो अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास होता है वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जो अर्थ है और जो मून है वो दोनों एक दूसरे को घुमा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद अर्थ यहां पे होगी, मून यहां पे होगा, और ऐसे ही मतलब अर्थ ऐसे ऐसे चल रही है, समझे आप, ऐसे ऐसे घूम रही है, और साथ में उसके मून भी घूम रहा है। तो जब दो प्लैनेट्स बहुत नज़दीक होते हैं और उनके मासेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चलो 100 टाइम्स मान लेते हैं कि किसी एक प्लैनेट का मास m है, दूसरे का 100 m है, तो वहाँ पे यूनिवर्स में बाइनरी सिस्टम बनता है। और बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, वो प्लैनेट्स एक दूसरे की ग्रेविटी में घूमते रहते हैं। कंडीशन है उसके लिए, कंडीशन क्या है कि उनके मासेस एक दूसरे से कंपेरेबल होने चाहिए, अप टू 100 टाइम भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक मास बहुत ज़्यादा और एक मास बहुत कम हो, ठीक है। तो तुम्हारा अर्थ और मून का सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम में दोनों प्लैनेट्स दूसरे को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें यही समझना है कि भाई इनमें क्या हो रहा है, कैसे घूम रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है, कितनी रेडियस है, इनकी क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है बाइनरी सिस्टम में, सबसे पहले हम लोग सबसे इजी वाला केस करते हैं, ठीक है। टू मासेस आर इक्वल, ठीक है। एक प्लेनेट ये जिसका मास m है, और एक और प्लेनेट ये जिसका मास भी m है, ठीक है। और इनका कैसा सिस्टम बन रहा है, इनका बाइनरी सिस्टम बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टिल है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो दोनों घूमेंगे दूसरे की तरफ। तो मैंने आपको बोला है कि जो दोनों प्लैनेट्स होंगे जहां पे उनका सेंटर ऑफ मास आएगा, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे दोनों, ठीक। तो आपको पता है दोनों के मासेस आइडेंटिकल हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, बिल्कुल मिड में आएगा सेंटर ऑफ मास। अब इसको इससे मतलब नहीं है, पता है, ये सेंटर ऑफ मास देखेगा और सेंटर ऑफ मास के साथ घूमेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये प्लैनेट हो गया, ये इसको ऐसे घूमेगा सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ऐसे, और ये ऐसे अपना सर्कल बनाता हुआ वापस आएगा। जो ये वाला प्लेनेट है ये भी सेंटर ऑफ मास का आउट घूमेगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, और दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी में घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी वो कोई मुझसे कहता है कि भाई ऐसा है, इनके बीच की डिस्टेंस r है और दोनों के मासेस m एंड फाइंड स्पीड। किसी एक प्लैनेट की स्पीड निकालनी मुझे,
अच्छा एक चीज़ देख लो आप, स्पीड तो हम निकाल ही लेंगे। जब ये वाला प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा ना, जो दूसरा प्लैनेट होगा ना, इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगा। क्यों पे जो ऑपोजिट होगा? इसलिए ऑपोजिट होगा क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहना चाहिए। फिर जब ये वाला घूम के कहीं यहाँ पहुँचेगा एट दिस पॉइंट, जो दूसरा इसके ऑपोजिट होगा, तो हमेशा वो पता है क्या है, वो हमेशा एक डायमीटर पे मेंटेन रहेंगे, जिससे कि उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ से पास करे? इस पॉइंट से। ठीक है, तो अभी अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई इसकी स्पीड निकालो, तो मुझे पता है कि प्लैनेटरी मोशन में जब भी हमें स्पीड निकालनी होती है तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रिपेटल फोर्स को हम किसके इक्वल कर देते हैं? जो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो भाई इसको घूमने के लिए क्या चाहिए? इसको घूमने के लिए चाहिए सेंट्रिपेटल फोर्स। और कितना चाहिए? आप सबको फॉर्मूला पता है, mv²/r। बट जो यहाँ पे रेडियस होगी वो होगी r/2। इतना फोर्स चाहिए इसको घूमने के लिए, mv²/r/2। ठीक है, दिस रेडियस इज r/2। ये डिस्टेंस r थी तो दिस इज r/2, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास को घूमते हैं, जो उनका सेंटर ऑफ मास आता है उसके राउंड घूमते हैं। और इसको जो सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए अंदर की तरफ, mv²/r/2, वो इस प्लैनेट की ग्रेविटी से आएगा। जो इस प्लैनेट का इस पे फोर्स आएगा वो इसको घुमाएगा। तो थोड़ा सा हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम प्लैनेट का फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें r² लेना है। ठीक है, यहाँ पे r² आ जाएगा gmm/r²। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा mv²/r/2। ठीक है, यहाँ से आप v सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से m से m कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज √gm/2r। ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड पूछता तो आप निकाल सकते हो कितना? 2πr/v। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 2πr/2πv निकाल लेना आप, जो भी टाइम पीरियड आ रहा हो। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ठीक है, एनर्जी का अभी पूछ लेता है इसमें। तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, दोनों मासेस सेम थे। ठीक है, अभी हम लोग वो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पे मासेस में थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए भाई बाइनरी सिस्टम में देखते हैं कि मेरे पास एक प्लेनेट है जिसका मास m1 है। ठीक है, एक और प्लेनेट है जिसका मास कितना है? जब पॉइंट मासेस बना देते हैं, 2 masses m1 and m2। m1 and this is m2। अब आपको पता है अगर मासेस डिफरेंट होते हैं तो सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं होता है, जो बॉडी हैवियर होती है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो अगर m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो कहीं m1 के पास आएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज r। ये सबसे पहले इनको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन कैसे घूम रहा है। तो m1 किसका आउट घूमेगा? सेंटर मास का आउट घूमेगा, वो इसको सेंटर में आनेगा और ऐसे चारों तरफ ऐसे, ये इसका पाथ हो जाएगा। किसका? ये m1 का पाथ हो गया। दिस इज पाथ ऑफ m1। m1 ऐसे घूमेगा। ठीक है, और जो हमारा m2 होगा, ठीक है, ये m1 का पाथ हो गया और ये m2 है, ये सेंटर है, तो m2 इसको सेंटर मान के घूमेगा ऐसे चारों तरफ ऐसे। तो ये हमारा m2 का पाथ बन जाएगा। ठीक है, दिस इज पाथ ऑफ m2। ठीक है, और आपको पता है कि सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जब m1 यहां पे आएगा एट दिस पॉइंट, तो m2 इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, तो यहां पे m2 होगा और सेंटर मास यहीं पे रहेगा। फिर जब m1 घूम के यहां पे पहुंचेगा तो सेंटर मास को यहीं रहना है, तो m2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जितनी देर में m1 घूम के यहां पे आएगा
उतनी देर में m2 भी यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दे हैव सेम ओमेगा, एंड दे हैव सेम टाइम पीरियड। नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पीरियड को सेम होना पड़ेगा वरना सेंटर मास शिफ्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये घूम के यहाँ पे आ गया और ये घूम के यहाँ पे नहीं आया। अगर ये नहीं आएगा तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज कर जाएगी। इसको यहाँ पे आना है तो इसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा, जैसे कि सेंटर मास वहीं पे रहे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सेंटर मास वहीं पे रहेगा? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक दूसरे की ग्रेविटी में घूम रहे हैं। तो उनका जो फोर्स है वो कैसा है? उनका फोर्स इंटरनल है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए आपका सेंटर मास में ही रहेगा। सेम ओमेगा एंड सेम टी, ठीक है। चलिए अब हमें इनकी स्पीड पता करनी है, ठीक है। इनकी स्पीड कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी हमारी, दिस इज आर। अब आप सबको पता होना चाहिए यार, है ना। अभी आप नहीं पूछोगे कैसे आया, तो ये m2 हो गया। चलो अच्छा मैं करा ही देता हूँ यार, तुम लोग फिर किसी को नहीं पता होगा तो फिर वो सिक्का नहीं टक जाएगी। ये आ रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबको पता है कि फॉर्मूला होता है m1r1 m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो m1, इसको मैंने x को 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू r ले ली है, तो m1x1 प्लस m2 दिस इज r अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट, एज्यूमिंग दिस पॉइंट इज एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी दिस इज m2r बाई m1 प्लस m2, सबको पता होना चाहिए यार। और ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम m2, इसको हम कैसे निकालेंगे? जब हम r से इसको माइनस करेंगे, है ना, तो ये डिस्टेंस आएगी। आप माइनस करिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस विल बी m1r बाई m1 प्लस m2। और वैसे मैंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ना ये, कि आपको याद ही होना चाहिए यार। अगर आप ये निकाल रहे हो ना, ये आपको याद नहीं आ रहा, तो आपका सेंटर ऑफ मास बहुत ही वीक है, आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, दिस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर, ठीक है। अभी मैं निकाली स्पीड। आप वीडियो पॉज करके अपने आप स्पीड निकालने की कोशिश करिए। मैंने आपको बोल रखा है कि स्पीड निकालते समय जब प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से आता है? वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से आता है, ठीक है। तो चलो भाई पहले m1 को पकड़ते हैं। ये रही इसकी रेडियस, ये डिस्टेंस, इसको मैं लिख देता हूँ r1, और ये रही इसकी रेडियस, दिस इज r2, ठीक है। अच्छा r1 r2 लिख ही देते हैं, यहाँ पे मैंने मिटा दिया। r1 कितना था? r1 था m2r बाई m1 प्लस m2, एंड दिस इज r2 वेयर r2 इज m1r बाई m1 प्लस m2। r1 r2 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब m1 को घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसकी ग्रेविटी से आएगा। किसकी ग्रेविटी से? m2 की ग्रेविटी से। चलो देखते हैं भाई कितना फोर्स चाहिए इसको। इसको फोर्स चाहिए m1 एंड v1 स्क्वायर बाई r। देखिए यहाँ पे r1 आएगा क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस r1 है, लेकिन जिसको फोर्स मिलेगा वो m2 की ग्रेविटी से मिलेगा, और ग्रेविटी में आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यूज करनी है, विच इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहां से v1 आ जाएगा कितना? m1 से m1 कैंसिल होगा, एंड दिस इज g m2 r1 बाय r स्क्वायर। ये v1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप, मैं r1 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद होता तो एटलीस्ट आपको डेरिवेशन बहुत ढंग से पता होनी चाहिए कि दिस इज g m2 बाई r स्क्वायर, एंड r1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? m2r, यहाँ से m2r बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? m2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में g बाय r और m1 प्लस m2, दिस इज v1, ठीक है।
याद कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए। दिस इज V1, ये हमारी V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं V2 निकालूंगा तो आपको पता है कि V2 में सेम कहानी चलेगी। रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा, रिजल्ट चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं यहाँ पे, ठीक है, यही बैठेगा। V2 में M1 बाहर आ जाएगा, तो M1 एंड √G by R M1 + M2, दिस इज V2। तो ये दोनों की क्या गई ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे, आपको याद है तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए आप। तो ऑर्बिटल स्पीड आ गई, ठीक है। चलिए, दोनों की ऑर्बिटल स्पीड आ गई। इसमें अगला पॉइंट पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, किसी एक का यूज करके हम टाइम पीरियड निकाल देंगे। तो अगर मुझे इसका टाइम पीरियड पता करना है या इसका पता करना है, इसके टाइम पीरियड के निकालने के लिए मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 2πr1 अपॉन स्पीड विच इज v1, ठीक है। तो दिस इज 2π, वैल्यू पुट करते हैं 2πr1/v1, तो टाइम पीरियड इज 2π। व्हाट इज r1? r1 आपको याद होना चाहिए, r1 कितना था, m2r/m1 + m2, दिस इज 2πr1 अपॉन v1। v1 में मेरे पास क्या है, m2 है ना, और ये ऊपर चला जाएगा, तो √r m1 + m2/g। तो m2 से तो m2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr, m1 + m2 को अंदर ले जाते हैं, या अपॉन में ये √m1 + m2 है, ठीक है। इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये बचेगा आपका r अपॉन, ठीक है, आप सॉल्व करेगा, ये वैल्यू आएगी। मैं इसे m1 + m2 को अंदर ले गया, तो ये क्या बन जाएगा, m1 + m2 का होल स्क्वायर, ये m1 + m2 और ये m1 + m2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे m1 + m2 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज टाइम पीरियड। या इसको r की पावर 3/2 कर देते हैं, ठीक है। इसको r की पावर क्या कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं। तो 2π r की पावर 3/2 अपॉन √g। ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए इजी है। कैसे इजी है कि हमने सेटेलाइट का टाइम रेट पढ़ा था, और अगर आपको याद आ रहा हो तो सेटेलाइट का टाइम रेट होता था कितना, 2π r की पावर 3/2 अपॉन √g_me। ये सेटेलाइट का टाइम रेट होता था, जहाँ पे me मास ऑफ अर्थ होता था। तो यहाँ पे me की बेस पे दोनों का सम आ गया, m1 + m2, ठीक है। तो दिस इज टाइम पीरियड।